सो हाय गाइस, बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके दिमाग में ना ऐसे बिल्कुल चुभ रहे होंगे, आपको उनके आंसर सटीक तरीके से नहीं मिल पा रहे होंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आइए फटाफट से उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फिर हम लोग जो है इस वीडियो को शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर हो जाएं और आप ये समझ पाएं कि एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, एक एग्जामिनर जो उसकी कॉपी को चेक करता है वो उसको टॉपर कैसे बना देता है, उसके पूरे के पूरे मार्क्स कैसे दे देता है। इन सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, सो दैट आपके बोर्ड एग्जाम के जो 15, 14, 13 जो भी दिन बचे हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो, आपने चाहे पढ़ाई ढंग से करी हो या फिर ना करी हो, आपने पूरा सब्जेक्ट क्लियर करा हो, आपने पूरा सिलेबस क्लियर करा हुआ हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो या फिर नहीं भी हो गए हो, अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हो ना तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं, अगर आपने सारी चीजों पर अच्छे से गौर फरमा लिया तो देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मेरा जो राइटिंग है ना वो अच्छी है ही नहीं, तो क्या मुझे बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार कि मेरी राइटिंग इतनी स्लो है, मैं जैसे ही पेपर लिखना शुरू करता हूँ टाइम खत्म हो जाता है और मेरा पेपर जो है वो हो ही नहीं पाता पूरा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार कि भैया मुझे सलाह दी जाती है कि क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो सीक्वेंस में करो, जैसे कि पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो और इसके बाद में पांचवा, छठा, सातवां करो। लेकिन मुझे पहला, दूसरा, तीसरा आता ही नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्टली चौथे से शुरू कर दूं? क्या मुझे पहला वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं चौथा, पांचवा, आठवां, दसवां वो पहले आता है, अच्छे से आता है तो वो अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं? कहने का मतलब सीक्वेंस आंसरिंग में बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं, तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि यार मैं जगह जगह पर कट करता रहता हूँ, ठीक है, बहुत बार मैं ओवर राइट कर देता हूँ। जैसे कुछ लिखा, जैसे मुझे 6 बनाना है तो मैंने पहले 5 लिख दिया, फिर मैं उसी को ऐसे घोट करके 6 बना दूंगा। तो क्या ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं या फिर नहीं कटते हैं, कटिंग के मार्क्स कटते हैं या फिर नहीं कटते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत मतलब जानते होंगे, आप लोग एग्री करोगे कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो हमारी राइटिंग एकदम मक्खन की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं हमारी राइटिंग एकदम चाइनीज़ में होती चली जाती है। तो स्टार्ट टू एंड जो राइटिंग का डिफरेंस है, क्या इसमें भी मार्क्स कटते हैं? और ऐसी क्या ऐसी टेक्निक हो सकती है कि हमारी जो स्टार्ट और एंडिंग के जो पेजेस हैं उसमें एक जैसी राइटिंग रहे? तो इन सारे क्वेश्चनों पर हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। देखो, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि भाई बोर्ड एग्जाम में ना या किसी भी एग्जाम में 3 तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं। कौन कौन से तरीके? देखो, पहला जो तरीका है वो तरीका ये हो सकता है कि आप ना आंसर बहुत अच्छा लिख करके आओ। तो मैं मान के चलता हूँ आपने आंसर एकदम अच्छा लिखा और आपको जो है 5 में से 4 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल गए। 5 में से 5 क्यों नहीं मिले उसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपका आंसर अच्छा नहीं है तो वो आंसर अच्छा लगना चाहिए, मतलब परफेक्ट आंसर की तरह लगना चाहिए, तो भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको जो मार्क्स हैं वो मिल जाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन कह दिया, तो प्रेजेंटेशन के आपको जो है मान के चलते हैं जैसे आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा, एकदम खूबसूरत सा आंसर दिख रहा है कि वो अच्छा आंसर है, ठीक है, टीचर ने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर को देखने से ही लग रहा है कि भाई आंसर तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो हो सकता है उसको आपको जो है 5 में से 3 या 2 या फिर हो सकता है कई बार 4 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं। तो ये हो सकता है, बट अभी भी आप टॉपर नहीं बने इन दोनों केसेस में। टॉपर आप तब बनते हो जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, यानी पहला और दूसरा पॉइंट, यानी कि आपने आंसर भी एकदम अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी कर दी है। इन दोनों के कारण आपको जो मार्क्स मिलता है दोस्तों वो पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। तो अब आपको देखना यह है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तो आपको जाहिर सी बात है आपके आंसर अच्छे होंगे, और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो क्या करें? तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए आंसर की कि वो लगे कि अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या करूं? कि आपका आंसर ऐसा लगना चाहिए कि वो एक जेन्युइन आंसर है। उस पर टीचर क्या करते हैं, कई बार जब राइटिंग अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे बताऊंगा, वो सब कुछ अच्छा होता है, देखने में आंसर एकदम सुटेबल लग रहा होता है, ऐसा लगा होता है कि किसी ऐसे बच्चे ने लिखा है जिसने वाकई में मेहनत करी है। तो टीचर कई बार ध्यान से सुनना, कई बार बिना पढ़े भी स्लाइटली बस आंसर को ऐसे देख करके ऊपर नीचे हल्का फुल्का उस पर नजर डाल करके भी आपको मार्क्स दे देता है, समझ रहे हो, दे देता है। ये कई बार की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो प्रेजेंटेशन के भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ आपने आंसर एकदम गलत लिखा लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, एकदम जेन्युइन आंसर देखने में लग रहा था, तो आपको मार्क्स मिलेगा। गारंटी नहीं कितना मिल जाएगा, बट मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ आंसर अच्छा लिखा है और उसकी प्रेजेंटेशन एकदम बकवास करके आओ तो पूरा आंसर अच्छा होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे से उसको डिलीवर नहीं करा। बट अगर दोनों चीजें अच्छी हैं तो भाई साहब आप बनते हो टॉपर।
अब दोनों चीज़ें कैसे अच्छी हैं, इन सब पर फटाफट से बात करते हैं। ये जो मैंने आपके 5 क्वेश्चनों का आंसर देने ना, इससे आपको इन दोनों चीज़ों का जो रिलेटेबिलिटी है वो पता चल जाएगी। तो आइए फटाफट से समझते हैं। देखो, बहुत से लोग जिनके मन में ये डाउट है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, माई राइटिंग इज नॉट गुड, देखने में सुंदर नहीं लगती, मैं उल्टा सीधा लिख देता हूँ, हाँ मेरे को आंसर सही होते हैं बट राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे? तो देखो, मैंने अपने रिश्तेदारों से, ऐसे रिश्तेदार जो कि एग्जामिनर हैं, वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से, या जो लोग कॉपियाँ चेक करते हैं स्कूल के टीचर्स, नॉर्मली बहुत सारे लोगों से इस बारे में डिस्कस करा। उनका क्या जवाब था जानते हो? उनका जवाब था राइटिंग मैटर नहीं करती है। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपका आंसर कैसा होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। आंसर कैसा होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए, वो क्लीन लिखा होना चाहिए, और तो और कंप्लीट आंसर होना चाहिए। आपकी चाहे कैसी भी राइटिंग हो, आपका आंसर अगर कंप्लीट है तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स, ठीक है। और मैंने वही बात बताई, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो, बस उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए जो है आपका आंसर आपको पता चल गया होगा। राइटिंग कैसी भी है, रीडेबल है, क्लीन है, और इसके अलावा कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट वो लोग जो ये सोचते हैं कि मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता में मत रहो, बस साफ सुथरा लिखने की हैबिट होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं दोस्तों उन लोगों की बात करते हैं जो लोग यार ये सोचते हैं कि मेरी राइटिंग तो बहुत स्लो है, मैं स्टार्टिंग में आंसर लिखना शुरू करता हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते जो है टाइम पूरा हो जाता है और मेरे आंसर जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इन लोगों के लिए भाई साहब देखो, 3 पॉइंट है मेरे पास में, इन तीनों पॉइंटों से है आप जो है अपने आंसर की बहुत अच्छे से डिलीवरी कर सकते हो, टाइम पर कर सकते हो। कैसे, कौन कौन से पॉइंट है? देखो, पहला पॉइंट ये है प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपने घर पे कभी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने स्कूल में नहीं लिखा है, तो आपका एग्जाम छूटेगा, क्योंकि आपके हाथ में स्पीड ही नहीं है, ठीक है। आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं, आपने कभी लिखने की प्रैक्टिस करी ही नहीं, और तो और आप YouTube से वीडियोस देख रहे हो या फिर कहीं और आप किसी का कोर्स ले लेते हो, आप सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपकी सुनने की हैबिट हो चुकी है, आपकी लिखने की हैबिट नहीं है, तो आपका पेपर छूटेगा। सो दैट ये जो 15 दिन 20 दिन बचे हुए, अपने हाथ को ना एकदम आदी कर दो लिखने का, खूब लिखो, जगह जगह पर लिखो, हर आंसर को लिखने का तरीका सीखो। कई बार ऐसा भी करो कि जो आपको आंसर आता है उसको एक बार अपनी तरफ से लिखो, फिर उसको देख करके लिखो, ताकि आपको पता चले कितने मिनट में क्या लिखना है। तो इससे आइडिया लगेगा कि आप जो है अपनी स्पीड को कितना स्लो या कितना तेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। दूसरा होता है दोस्तों सैंपल पेपर। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करा है, अब देखो सैंपल पेपर दो लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सैंपल पेपर को एक पेपर की तरह लेते हैं। वो क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, भाई 12 बजे मैंने सैंपल पेपर उठाया और 12 से 3 तक मुझे खत्म करना ही करना है, तो 12 से 3 तक लगे रहते हैं और 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। और उनको पता चल जाता है कि भाई मेरा तो केवल 70% पेपर हुआ है, यानी कि अगला जो सैंपल पेपर दूंगा उसमें मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करूंगा, बढ़ाऊंगा, है ना। तो वो ये सोच करके देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं सैंपल पेपर तो करने बैठते हैं बट वो उठा लेते हैं साथ में गाइड, इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं बट टाइम का भी ध्यान नहीं दिया, बट गाइड से देखते चले जा रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहला वाला लोग बनना है। पहले वाले में क्या होगा कि आप सैंपल पेपर करते समय घर पे या स्कूल में या लाइब्रेरी में कहीं भी जहाँ भी बैठ रहे हो, ऐसे बैठो जैसे आप सच में एग्जाम दे रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और आपका दिमाग जो है वो फटाफट वर्क करने की हैबिट में आ जाएगा। और आपने पहले से सैंपल पेपर दे रखे हैं खूब सारे, तो आपकी स्पीड इतनी स्लो होगी ही नहीं कि आप एग्जाम में जा करके उसको कर ना पाओ, क्योंकि आपने पहले कई बार कर रखा है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पुलिस की जब भी भर्ती होती है तो उसमें क्या होता है, वो लोग कभी सेलेक्ट नहीं होते जो पास्ट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं करे होते, या उन्होंने 10-15 दिन प्रैक्टिस कर ली और चलेगा दौड़ने के लिए, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको यहाँ पर कई दिनों की मेहनत चाहिए, आपको फिजिकली मेहनत करनी है। पढ़ना मेंटली है लेकिन लिखना फिजिकली होता है। आपके हैंड में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप वो फटाफट लिख पाए। तो इसलिए आप सैंपल पेपर के साथ में साइकोलॉजी और फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, साइकोलॉजिकली, ठीक है। थर्ड दोस्तों पॉइंट आता है आपका यूज डिवाइडिंग रूल। ये मेरा अपना पर्सनल रूल है कि हर पेपर को करने से पहले, हर मार्क्स के लिए मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ। देखो कैसे करते हैं, डिवाइडिंग रूल का बहुत सिंपल मेथड है कि आपका जो टाइम होता है और आपके पास में जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं ना, मतलब टोटल मार्क्स का जो पेपर है, उससे आप सिंपली डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिला हुआ है। और उस टाइम का थोड़ा ध्यान रख लो भाई, इसको जब एग्जाम देने जाते हो तो आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए। तो जैसे बात करते हैं, आपका जो पेपर है वो है मान के चलते हैं 100 मार्क्स का, ठीक है। और आपके पास टाइम कितना है, 3 घंटे। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे
180 से आप जो है 100 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास में 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट है। इसको आप अगर और सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो सेकंड में चेंज कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि 1.8 मिनट कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पैनी नजर बना के रखनी है घड़ी पर भी साथ में कि भाई जो हम 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में केवल 9 मिनट है, ठीक है। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 5 और जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप जो है 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें। जो 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप 1.8 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1.8 मिनट है आपके पास में। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले उसका जो टाइम है आपके पास में, उसके लिए जो आपको प्रॉपर टाइम मिला है उसका ध्यान रखेंगे ना, आपके भाई साहब मार्क्स पूरे आएंगे क्योंकि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे। दूसरी तरफ में देखो कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग ना कई बार ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों का, बट हमें यहाँ पर ना रफ कॉपी का यूज करना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर फ्रेमिंग। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन अगर आप आंसर फ्रेमिंग का यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो बचेगा और साथ में आपकी जो गलती होने के चांस है वो भी कट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपका एग्जाम गलत होगा नहीं तो आपका जो समय पर पेपर खत्म हो पाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है सीक्वेंस आंसरिंग। सीक्वेंस आंसरिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपके टीचर ने भी सलाह दी होगी कि आप जो है क्वेश्चन को लाइन से करिए, पहला करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए। तो इसका सीधा सा मतलब होता है, ऐसा कोई रूल नहीं बना कि आप सारे क्वेश्चनों के आंसर एकदम लाइन से लिखें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि जो टीचर है, अगर टीचर नहीं, एग्जामिनर, यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, एग्जामिनर कर ले, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, अगर वो इरिटेट हो गया आपकी कॉपी को चेक करते हुए तो भाई साहब वो मार्क्स काट सकता है। देखो जिनसे मैंने बात करी उन्होंने यही कहा कि अगर मैं कभी कभी इरिटेट होने लगता हूँ तो मैं कॉपी को फिर ढंग से चेक ही नहीं करता। समझ रहे हो? टोटली साइकोलॉजी बिल्डअप कर रहे हैं हम टीचर और एग्जामिनर की माइंड पर। अगर वो खुश हुआ हमारी कॉपी को देख करके, उसको बहुत रिलीफ मिल रही है, मतलब पहला पेज पलटा 1 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा पेज पलटा 2 नंबर का क्वेश्चन, उसको बार बार पन्ने इधर उधर पलटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुशी वो आपको पूरे मार्क्स दे देता है। और ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो दोस्तों वो इतना इरिटेट नहीं होते, लेकिन कई बार कुछ टीचर ऐसे मिल जाते हैं, सॉरी मेरे मुंह से बार टीचर निकल रहा है, एग्जामिनर ऐसे मिल जाते हैं जो इरिटेट हो जाते हैं और आपके मार्क्स पर धड़ल्ले से कैची चला देते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आंसर को सिक्वेंस में लिखना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जैसे पेपर जो है आपका वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन सी। तो कोशिश आप ये करें कि जब आप सेक्शन ए शुरू करें तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर ही होने चाहिए। फिर वो चाहे किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले चौथा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, पहला भी कर लिया, इस तरीके से भी चल जाएगा, ठीक है। आप सेक्शन बी के करना चाहते हो तो जैसे 8वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 9वां, इस तरीके से कर सकते हो, मतलब जो भी क्वेश्चन का नंबर हुआ। तो ये पैटर्न आप फॉलो करो। ऐसा ना हो कि आपने सेक्शन ए डाला और उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा कर दिया, फिर 5वां, 6ठा, 7वां जो कि सेक्शन ए का है ही नहीं वो भी कर दिया, फिर कोई भी कर दिया, फिर कोई भी कर दिया, फिर कोई भी कर दिया। इस चीज़ से बचो, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कई बार, जैसे हम एग्जाम देना शुरू करते हैं और हमको आ रहे होते हैं लेकिन बाद में वो नहीं आ रहे होते हैं, या बाद में आ रहे होते हैं पहले नहीं आ रहे होते, तो आप भाई कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि सीक्वेंस में करो। इरिटेट होंगे टीचर तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्क्स काटेंगे? 1-2 मार्क्स काटेंगे, बस आपका लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कटिंग या ओवर राइटिंग के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार देखो मेरी जो कॉपी है उसमें मेरे से कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि आपकी कॉपी में कटिंग दिखनी नहीं चाहिए। अगर पूरा का पूरा एक आंसर कट हो गया है तो अलग की बात है, जैसे एक हमने चौथा आंसर लिखा, पूरा खराब हो गया, या मुझे लग रहा है कि मुझे चौथा करना ही नहीं है, आपने सिंगल लाइन में से काट दिया, चलेगा। लेकिन अगर आप आंसर लिखते हुए बीच बीच में घस काट करके आगे लिख रहे हो, फिर उसको काट करके फिर आगे लिख रहे हो, फिर थोड़ा और काट करके आगे लिख रहे हो, मतलब जब आप एक पेज देखोगे पूरा, ठीक है, आंसर का पेज, उसमें कटिंग ढूंढनी पड़ेगी, इसमें कटिंग है कहाँ। अगर आप ऐसा करके आते हो तो आपको मिलेगा पूरा मार्क्स। यानी कि आपको क्या करना है, हाइड योर मिस्टेक्स। आपने जो गलती करी है उसको छुपा के रखना है। उसको छुपाने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल लाइन की कटिंग करनी है। जैसे कि ओवरराइट मान लो गलत लिखा हुआ है, आप इसको सिंगल लाइन में काट दें। ये ना हो कि उसको ऐसे 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 पूरा घोंच दिया, ठीक है, ये नहीं करना है। तो सिंगल लाइन की कटिंग करेंगे और प्लस एक आंसर में कोशिश करें कि कम से कम 2-3 कटिंग ही रहें, ज़्यादा कटिंग ना हो। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी भाई ना, कटिंग होने के चांसेस ही नहीं है, नहीं कटिंग होती है यार। लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो भाई सिंगल लाइन की कटिंग करनी है, ठीक है।
अब अच्छा, कुछ लोगों की और भी बात करते हैं, जो लोग ओवर राइट करते हैं। यार ओवर राइट मत करो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ओवर राइट मत करो, देखने में बड़ा गंदा लगने लग जाते हैं। पेन एक बार चला होता है, नॉर्मली इंक रहती है, लेकिन जब आप उसको 3-4 बार चला देते हो वो एकदम गंदा दिखने लगता है, एकदम भद्दा दिखने लग जाता है। तो ओवर राइटिंग से बचो, ठीक है। ओवर राइटिंग की जगह क्या करना है, आंसर को कट कर देना है और आगे बढ़ जाना है, इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आपका स्टार्ट वर्सेस एंडिंग राइटिंग है। यानी कि हम लोग स्टार्ट में लिखना शुरू करते हैं एकदम मक्खन मलाईदार, जो इसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई साहब किसी प्रोफेशनल नहीं लिख दिया ये राइटिंग। लेकिन जैसे जैसे हम इंडी की तरफ बढ़ते जाते हैं भाई साहब वो चाइनीज़ में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो इससे बचने का देखो सिंपल सा तरीका ये है कि आप टाइम स्टाम्प का यूज करें। टाइम स्टाम्प का मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप डिवाइडिंग रूल का यूज करेंगे ना, तो उसमें आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम के अंतर्गत में आपको जो क्वेश्चन है उसको करना ही करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है आंसर लिखने की, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई तेजी से लिखना, आपका टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। आप टाइम के अंतर्गत में सब कुछ जब नहीं कवर कर पाओगे तब आपकी स्पीड जो होती है वो बिगड़ने चल जाती है। लेकिन जब आप सब कुछ टाइम के अंतर्गत में कर रहे हो, प्लस प्रैक्टिस भी कर रखी है सारे क्वेश्चनों को करने की, प्लस सैंपल पेपर भी आपने खूब सारे सॉल्व कर रखे हैं, लगा रखे हैं टाइम के अंतर्गत में, तो हो ही नहीं सकता कि आपका जो राइटिंग है वो चेंज हो। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा, उससे देखो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि देखो पहले ही बताया गया कि राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपके पास आंसर सही तरीके से लिखे होने चाहिए। अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आंसर फ्रेमिंग कर लेते हो तो भाई आपकी गलती होने के चांस नहीं होते, प्लस आपके पास टाइम प्रॉपर बचा होता है, प्लस आप सब कुछ सुटेबल तरीके से काम कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रखा होता है, सो दैट आप स्लो आंसर भी लिखोगे और आपका मार्क्स जो है और आपका जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को ना ध्यान से समझो। देखो भाई, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉपी यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ में ही रफ पेज बनाते हैं, आप एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में आप रफ कॉपी का पेज बना सकते हो। तो जो लास्ट वाला पेज होता है उसको हमें क्या करना है, उस पर हमको डालना है रफ, ठीक है, उस पर हमको लिखना है रफ। अब जब भी आप कोई आंसर लिखने जा रहे हो, जब भी आप कोई आंसर लिखने आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके जो मेन पॉइंट है वो लिख लो भाई, ठीक है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन लिखना है, तो हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया और इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी बातें लिखनी है उनके छोटे छोटे की पॉइंट लिख लिए। दूसरे नंबर पे हमको मान के चलते हैं जैसे मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें लिख दी। तीसरे नंबर पर जैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के छोटे छोटे पॉइंट बना दिए। चौथे नंबर पे जो भी हमें करना है वो कर दिया। तो इसको बोलते हैं आंसर फ्रेमिंग। तो जब आप किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका अगर आंसर फ्रेम कर लोगे भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन हैं और इन 4 को लिखने के लिए आपको लग गए टोटल 8 मिनट। बट इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारी गलती नहीं हो रही है, ठीक है। हमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारा आंसर बहुत सूटेबल दिखेगा, हमें एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं बढ़ेगा, टाइम का प्रेशर भी नहीं होगा और राइटिंग भी एकदम मक्खन होगी, मलाईदार होगी, है ना। तो स्टार्टिंग वर्सेस एंडिंग में भी जो चीज़ें हैं वो एकदम बैलेंस बनी रहेंगी। अच्छा, एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, MCQs पहले शुरू करते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में देखो आपके 20 MCQ हो सकते हैं या 30 MCQ हो सकते हैं, कुछ बिहार की एग्जाम में 50 MCQ होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई MCQ चाहे कितने भी मिनट का हो और आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आप टाइम का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि यार MCQ में फंस के रह जाते हैं, 20 MCQs कर रहे हैं उसमें 1.5 घंटा निकाल दिया, अब पता चला बाकी पेपर के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये नहीं हो, क्या करो कि MCQ जितने टाइम का है आप उस टाइम में उसको निपटा दो, नहीं निपट रहा है छोड़ दो, बाकी का पेपर जब करने बैठेंगे कुछ क्वेश्चंस में टाइम बच जाता है, उस क्वेश्चन के बचे हुए टाइम में हम क्या करेंगे, इनको कवर कर लेंगे। लेकिन आपको घड़ी साथ में रखनी है और देखते रहना है। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे भाई, तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट राइट होगा, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में प्रेजेंटेशन के बारे में, कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो एग्जामिनर ये समझ ही ना पाए कि आंसर ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में गलत है या फिर मतलब उसके मार्क्स बस मिल जाएं। तो प्रेजेंटेशन गुड कैसे होगी उसके बारे में अच्छे से देखने के लिए आप अगली वीडियो को जरूर देखें, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। होप सो इस वीडियो में जो भी मैंने चीजें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं फुल ऑन गाइड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।